काली बहू का छोटा पति। पिताजी पिताजी, आप दोनों हमेशा इतने खुश रहते हो, जबकि आप दोनों में ही एक एक कमी है। माँ इतनी काली है और आपका कद बहुत छोटा है। माँ पिताजी, क्या आप हमें अपनी शादी के बारे में बताओगे? आखिर आपकी शादी हुई कैसे? तुम दोनों को हमारी शादी के बारे में क्यों जानना है? काव्या, आखिर हमारे बच्चों को पता तो होना चाहिए कि उनके माता पिता की शादी कैसे हुई थी। तो हुआ ये कि मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। पंडित जी, आपने कहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं, कोई आया क्यों नहीं? देखिए, लड़की वाले आने तो वाले थे, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि आपका बेटा कद में बौना है, जिसके चलते वो आए नहीं। लेकिन मैंने दूसरे रिश्ते की बात की है, वो लोग आते ही होंगे। लेकिन पंडित जी, अब हमें कैसे पता कि उनकी लड़की कैसी है? ये लो, अभी देख लो, जैसी लड़की पहले देखी थी बिल्कुल वैसी ही है। लड़की तो सुंदर है, लेकिन क्या ये लड़की मेरे बेटे को पसंद आएगी? अरे बहन जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़की भी साथ में आ रही है और लड़का लड़की एक दूसरे को आज देख ही लेंगे। कुछ ही देर में रुक्मणी के घर पर लड़की वाले आ जाते हैं। लड़की अपने माता पिता के साथ आती है। अरे आओ आओ, आपका स्वागत है। कैलाश और पार्वती अपनी बेटी निरंजना के साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये मेरी बेटी निरंजना है। हम अपनी बेटी को अपने साथ ही लेकर आए हैं, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर बात कर सकें। भाई साहब, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। तभी रुक्मणी का नौकर सबके लिए टेबल पर नाश्ता लाकर रख देता है। आप सभी नाश्ता कीजिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में अपने बेटे को बुला देती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम आराम से यहाँ बैठे हैं, आप अपने बेटे को बुला लीजिए। वो सभी नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी रुक्मणी अपने बेटे को आवाज लगाती है। अरे बेटा रवि, कहाँ हो तुम? चलो बाहर आओ, रिश्तेदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रवि जैसे ही बाहर आता है, पार्वती और कैलाश उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निरंजना अपने दोनों माता पिता के कानों में कहती है, अरे माँ, आपने अमीर घर तो देख लिया, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि लड़का कैसा है। मैं इतने बोने लड़के के साथ कैसे जिंदगी गुजार पाऊंगी? रवि आकर अपनी माँ रुक्मणी के पास बैठ जाता है, जिसके बाद रुक्मणी अपने बेटे की तारीफ में पुल बांधना शुरू कर देती है। लेकिन इतनी तारीफ सुनने के बाद भी निरंजना अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बस बस, बहुत हुआ, अब मैं और तारीफ नहीं सुन सकती आपके बेटे की। देखिए, आपका बेटा भले ही अच्छा होगा, लेकिन मैं इतने छोटे कद वाले लड़के के साथ चलते हुए कैसी लगूंगी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती। चलिए माँ पिताजी, यहाँ से चलते हैं। निरंजना अपने माता पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। उसका ये जवाब सुनकर बेचारे रवि को बहुत बुरा महसूस होता है और उसका मुंह उतर जाता है। तभी रुक्मणी कहती है, पता नहीं कैसे तू मनहूस इतना बोना निकल गया। अरे अपने बेटे भाई को देखा है, कितनी लंबी हाइट है उनकी, और अपनी पत्नी के साथ खुश रह रहा है, और तेरी तो यहाँ शादी होने को राजी नहीं। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो ऊपर वाले की देन है, मुझे इतना बौना बनाया गया है। रुक्मणी गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है। रवि भी उदास मन से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या की माँ और उसके पिता दुर्योधन दोनों काव्या को मंदिर में ले जा रहे होते हैं। देखिए पंडित जी, मैं अपनी बेटी की कुंडली लेकर आई हूँ। आप हर बार जब भी कोई रिश्ता बताते हो तो वो मेरी बेटी का लग ही नहीं पाता, लेकिन आज कोई ऐसा रिश्ता बताना जिससे मेरी बेटी का रिश्ता हो भी जाए और वो अपने जीवन में खुश रह सके। पंडित मन ही मन बोलता है, अरे अगर इतनी काली बेटी पैदा की है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। क्या हुआ पंडित जी, किस सोच में पड़ गए हो आप? अरे जजमान, आप अगले शनिवार को आइएगा, मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए एक पूजा करवा दूंगा, जिसके बाद रिश्तों की बौछार आ जाएगी। पंडित बहाना बनाकर उनके सामने से चला जाता है, जिसके बाद दुर्योधन और शीतल को ये समझने में देरी नहीं लगती है कि पंडित ने जानबूझकर ऐसा किया है, जिसका गुस्सा वो अपनी बेटी के ऊपर ही उतारने लगते हैं। अरे ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इतनी काली और बदसूरत हो कि कोई भी तुम्हें पसंद ही नहीं करता। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये तो ऊपर वाले की देन है, उसने मुझे काला बनाया, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुम जैसी काली बेटी पैदा हो गई है। इससे अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। अरे कम से कम हम इतने परेशान तो नहीं होते। चलो शीतल, घर चलते हैं।
दुर्योधन अपनी बेटी को मंदिर पर ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घर की तरफ चला जाता है। ये सब देखकर बेचारी काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए जंगल में एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे काला होना कोई पाप तो नहीं है, फिर क्यों सब लोग मेरे काले रंग को लेकर इतना परेशान रहते हैं। कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। इससे अच्छा तो भगवान आप मुझे पैदा ही ना करते। काव्या अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ रवि अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसके स्टाफ उसकी छोटी हाइट देखकर उस पर हंस रहे होते हैं। भगवान देखो तो सही बोने को, मुझे तो लगता है इसकी पत्नी भी इसी की तरह बोनी होगी। देखो जरा देखो कैसे चल रहा है ये जरा सा टिड्डा। सभी लोग हंस रहे होते हैं, जिसके चलते रवि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रवि किसी से कुछ नहीं कहता। शाम होते होते वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसके चलते उसका मन घर पर जाने का बिल्कुल भी नहीं करता। मैं घर गया तो फिर से माँ रिश्ते की बात करने लगेगी और इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी देर बाहर ही टहल लूँ और जब आधी रात होगी तो घर वापस चला जाऊंगा। रवि टहलते टहलते जंगल की तरफ पहुंच जाता है, जहां उसे नदी किनारे एक काले रंग की लड़की बैठी हुई नजर आती है। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है और अचानक से खड़ी होकर वो नदी को घूरने लगती है। अरे अरे, ये लड़की इस तरह से नदी के पास क्यों खड़ी है? बहुत ज्यादा नजदीक खड़ी है। अगर ये नदी के अंदर गिर गई तो पता नहीं क्या होगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी काव्या नदी के अंदर छलांग मार देती है। उसको बचाने के लिए रवि भी नदी के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे ही रवि काव्या को नदी के अंदर से बाहर निकालता है, वो उससे पूछता है, पागल हो गई हो क्या? हाँ, खुदकुशी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं जीना ही नहीं चाहती, मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। काव्या रवि को अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिस प्रकार से उसके काले रंग की वजह से कितने सारे लोगों ने उसे ठुकरा दिया था और कोई भी उससे रिश्ता नहीं करना चाहता था। वहीं उसकी बातें सुनने के बाद रवि अपने बौने होने की वजह से उसे कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है वो काव्या को बताता है। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे से नदी के किनारे पर बैठकर यूं ही बातें करते रहते हैं। तभी रवि काव्या से बोल पड़ता है, देखो मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं कद में काफ़ी छोटा हूँ और तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम रंग में काली हो। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। एक कमी तुम्हारे अंदर है, एक कमी मेरे अंदर है। हम दोनों अपनी कमियों के साथ एक दूसरे को अपना लेते हैं। क्या कहती है? रवि की बात सुनकर काव्या खुश हो जाती है और उसके साथ शादी करने का फैसला कर लेती है। वो दोनों मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने परिवार वालों को बताते हैं। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर उन दोनों के परिवार वाले भी उनकी शादी को मंजूर कर लेते हैं और उन्हें एक साथ खुशी खुशी रहने देते हैं। और उसके बाद हम दोनों को 2 खुशियां और मिली, एक तुम और एक तुम्हारी बहन। कभी भी किसी की कमी के चलते उसको ठुकराना नहीं चाहिए, यही जिंदगी का असली मूल्य है। भगवान देखो तो सही, अभी तक पैर पसार कर सो रही हैं। इन्हें तो सभी का जरा भी अंदाजा नहीं रहता। अरे अभी तक सोती रहोगी या उतर कर नीचे भी आओगी? तुम्हें पता है ना परिक्रमा के लिए देरी हो रही है। कल्याणी के चिल्लाने पर उसकी चारों बहुएं और उसके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी हम बस नहा धोकर तैयार ही हो रहे थे, इतने में तो आपने चिल्लाना शुरू ही कर दिया। अरे तुम्हें वक्त नहीं दिखाई दे रहा है? बोला था ना 5 बजे सब तैयार मिलना, 5:10 हो गए हैं। माँ जी अब तो हम तैयार होकर आ गए, चलो अब चलते हैं परिक्रमा के लिए। अगर इसी भांति तुम हर चीज देर से करती रही तो भगवान ही जाने अब की तुम्हें संतान पैदा होगी या नहीं। तुम्हें संतान पैदा करने के लिए थोड़े बहुत तो कष्ट उठाने ही होंगे। अब चलो, मुंह क्या ताक रही हो मेरा? कल्याणी अपनी चारों बहुओं को एक जंगल में एक पेड़ के पास लेकर जाती है, जहाँ पर एक मूर्ति रखी होती है। वो चारों उस मूर्ति की पूजा करती हैं और 5:30 बजे तक वापस अपने घर लौट आती हैं, जिसके बाद वो चारों घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता पानी बनाने लगती हैं। आज तो हमारे उठने से पहले ही नाश्ता तैयार है और लंच भी पैक है। इतनी जल्दी तुम लोग उठे कैसे? अरे और कैसे उठेंगे, बेचारी आखिरकार माँ ने इनका पीछा जो पकड़ रखा है। तुम दोनों चुप रहो। माँ ने आकर ये सारी बातें सुन ली तो तुम्हें पता है ना बुरी तरह हमारी पत्नियों के पीछे पड़ जाएंगी। हमारी शादी को 4 से 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम चारों में से किसी को भी कोई संतान नहीं है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में माँ तो नाराज होगी ही ना। तभी वहाँ पर राघव आकर बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। क्या हुआ, बड़ी चहल पहल नजर आ रही है सुबह से? अरे भाई अभी कहाँ चहल पहल हुई है, चहल पहल तो माँ के आते ही होगी। देखो जरा, माँ आ ही रही है।
तभी कल्याणी आकर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है, जिसके चलते कल्याणी कुछ फोटोज निकालकर राघव को देती है और कहती है, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। देखो तुम्हारी भाभियां तो बिल्कुल बांझ होती जा रही हैं, इनके बस की तो एक संतान पैदा करना है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी इस घर को एक वारिस दे देगी। कल्याणी ये बात अपने बेटे से कह तो देती है, लेकिन राघव अभी शादी करना चाहता नहीं था। माँ इतनी जल्दी भी क्या है शादी की, अभी तो मैं सही से बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। ओहो, ऊंट की तरह तो बड़ा हो गया है, अब क्या तू खंबे की तरह बड़ा होगा? देख मैं कुछ नहीं जानती, अगर तू अपनी पसंद से लड़की पसंद नहीं कर रहा तो ठीक है, मैं ही तेरे लिए कोई लड़की पसंद करके तेरा रिश्ता पक्का कर देती हूँ। कल्याणी जैसा कहती है वैसा ही होता है। राघव अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं करता, जिसके चलते कल्याणी उसके लिए एक लड़की पसंद कर लेती है और उसी से उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद नताशा, आरती, रुचिका और पूर्वी चारों ही रागिनी के साथ घुल मिल जाती हैं। अरे रागिनी, तुम तो बहुत सुंदर हो, अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताओगी हमें? दीदी मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं करती, ये तो कुदरती है, जैसा है आपके सामने है। जब से तुम हमारे घर में आई हो हमें तो मानो जैसे एक छोटी बहन मिल गई हो, तुम बहुत अच्छी हो। चलो चलो, समय हो गया है, अब हमें सोने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि कल फिर से हमें परिक्रमा के लिए जाना है। परिक्रमा? लेकिन आपको किस चीज की परिक्रमा करनी है? हमारी शादी को 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने माँ जी को कोई संतान नहीं दी, जिसके चलते वो हमें हर पूर्णिमा की सुबह जंगल में एक मूर्ति की पूजा करने के लिए लेकर जाती हैं, लेकिन आज तक उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ओहो, माँ जी भी ना हद ही करती हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग माँ जी की बातें सुनते रहो, क्योंकि उनका कहना मानना भी बहुत जरूरी है। रागिनी की बात सुनने के बाद उसकी चारों जेठानियां अपने अपने कमरों में चली जाती हैं, जिसके बाद रागिनी भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन सवेरे फिर से उसकी चारों जेठानियां परिक्रमा के लिए चली जाती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से रागिनी को उल्टियां होती हैं, जिसके चलते कल्याणी बहुत खुश होती है और अपनी रागिनी बहू से कहती है, आखिरकार मुझे वो खुशी मिल ही गई जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी। अब तू मुझे इस घर के लिए एक वारिस देगी। इन चारों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे चलते अब इस घर को एक वारिस मिल जाएगा। रागिनी के गर्भवती होने की बात जब उसकी चारों जेठानियों को पता चलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने लिए बुरा महसूस भी होता है। अब तो माँ जी सारा प्यार हमारी देवरानी को ही करेंगी। भला करे ही क्यों ना, तुम तो जानती हो ना, इतने सालों के बाद माँ जी को एक खुशखबरी मिली है। हाँ हाँ, सही कहा दीदी आपने, अब तो माँ जी फूली नहीं समाएंगी। चलो चलो, अब हमें घर के काम भी करने हैं। तभी वहाँ पर कल्याणी आ जाती है और अपनी चारों बड़ी बहुओं से कहती है, अरे तुम चारों की चारों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से मेरी छोटी बहू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर लाओ। कल्याणी की बात सुनकर चारों रसोई में जाती हैं और अपनी देवरानी के लिए खाना बनाने लगती हैं। खुशखबरी हमारी देवरानी ने दी है और नौकरानी हमें बना दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और हम क्यों इतना अपनी देवरानी के लिए करें? वैसे भी वो हमसे कितनी छोटी है। चाहे जो भी बोलो, करना तो हमें ही पड़ेगा, तो इसलिए चुपचाप कर लेते हैं। मैं और रुचिका रागिनी के लिए खाना बना देते हैं, तुम दोनों जाकर घर की साफ सफाई कर लो। ऐसे ही वो चारों मिलकर घर के काम करने लगती हैं और अपनी देवरानी को खाना बनाकर खिलाती हैं। एक तरफ वो दिन प्रतिदिन उससे चिढ़ने लगती हैं, तो दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी उन चारों को अपनी देवरानी के लिए घर के सारे काम करने पड़ते हैं। आप चारों मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, मैंने सोचा भी नहीं था आप चारों मेरी बड़ी बहन की तरह हो। रागिनी की बातें सुनकर उसकी चारों जेठानियां उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आखिर में वो महीना आ जाता है जिसमें रागिनी एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे बधाई हो बहू, आखिरकार तूने हमारे वंश को एक बेटा दे ही दिया। ला जरा मुझे दे, मैं अपने पोते को देखूं तो सही। नहीं माँ जी, मुझे माफ करना, बेशक आपको मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन मेरे बेटे पर सबसे पहला हक मेरी जेठानियों का है और मैं अपना मुन्ना सबसे पहले उन्हें देना चाहती हूँ। रागिनी अपनी चारों जेठानियों की गोदी में अपने मुन्ने को पकड़ा देती है। ये देखकर उसकी चारों जेठानियों का गुस्सा रागिनी के लिए खत्म हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा, हमें माफ कर देना।
तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा है। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आप चारों का भी है। खुशखबरी सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे मुन्ना, तुझे ये खुशखबरी मुबारक हो कि अब तेरी एक नहीं बल्कि 5 माँ है, 5। एक खुशखबरी से उनके घर में बहुत सी खुशियां आ जाती हैं। उस दिन के बाद से कल्याणी की 5 बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं कुछ समय बाद रागिनी की 4 जेठानियां एक साथ गर्भवती हो जाती हैं और वो भी अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं।